एवरीवन, वी आर बैक विद द लेक्चर नंबर 4। तो शुरू करते हैं आज के कोट के साथ। आज का कोट है बी लाइफ ओरिएंटेड नॉट करियर ओरिएंटेड। अब ये चीज़ ना मेरे अभी दिमाग में इसलिए आई बिकॉज जो रिसेंटली मुझसे बच्चे पढ़ रहे हैं उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आ रही है कि सर पेपर तो नहीं होंगे। एंड आई गारंटी कि आपके भी दिमाग में ये जरूर आ रही होगी क्योंकि कोविड का सिनेरियो जो चल रहा है आई विद इन 30,000 37,000 केसेस आ रहे हैं पर डे। तो इट माइट बी पॉसिबल कि तुम्हारे पेपर ना हो। बट देखो, दो तरीके के बच्चे हैं हमारे पास। पहला वो जो परेशान हो रहे हैं कि यार पेपर नहीं होंगे, हमने इतनी मेहनत करी, ये करा फलाना करा ढिमकाना करा। मैं बोलूंगा वो भी गलत है। और एक तरह के वो बच्चे भी है जो पेपर नहीं हो रहे, बल्ले बल्ले शाबा शाबा पियो पियो थे कावा कावा ऐसे ऐसे कर रहे हैं, सिंचन का गाना गा रहे हैं। एक्चुअली मेरे ना सिंचन बहुत ही फेवरेट वो है। खैर, तो ऐसे बच्चे भी जो एकदम फुल ऑन मस्ती कर रहे हैं, भाई पेपर नहीं होंगे, ये फलाना पढ़ाई करनी छोड़ दी है। बहुत है मेरे क्लास में, तो बहुत है ऐसे। 99% ऑफ तो बच्चे ऐसे ही है। 1% बच्चा है जो मतलब एक बच्चा है जो ऐसे रो रहा है कि मेरे पेपर नहीं होंगे। मैं कह रहा हूँ दोनों ही गलत है। भाई देखो, बहुत सीधी सी बात है। दो तरीके हैं, दो अप्रोचेस होती है हमारी लाइफ में। फर्स्ट इज करियर ओरिएंटेड अप्रोच एंड सेकंड इज लाइफ ओरिएंटेड अप्रोच। करियर ओरिएंटेड अप्रोच वो होती है यार जिसमें हम सिर्फ करियर के बारे में सोचते हैं। हम पढ़ाई कर रहे हैं तो करियर के बारे में, हम नया कुछ सीख रहे हैं तो करियर के बारे में, हम कुछ नया इन्वेंट कर रहे हैं तो करियर के बारे में, हम कुछ पुराना किसी का देख रहे हैं तो करियर के बारे में, हम किसी से मोटिवेशन ले रहे हैं तो करियर के बारे में। नहीं यार, लाइफ इज नॉट करियर। करियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो जो बच्चे दुखी हो रहे हैं क्या मेरे पेपर नहीं होंगे या हमारे पेपर पोस्टपोन हो जाएंगे या फिर कैंसिल हो जाएंगे, यार दुखी मत हो। तुम पढ़ो, पढ़ाई के लिए पढ़ो, लाइफ के लिए पढ़ो। क्या पता तुम्हारे लिए यूज हो जाए कभी ये चीज। लिटरली बताओ, मुझे नहीं पता था कि मैं कभी टीचर बनने वाला हूँ जब मैं 12th या फिर मैं किसी को पढ़ाने वाला हूँ, वो बिजनेस स्टडीज। क्योंकि मुझे कभी बिजनेस स्टडीज नहीं पसंद थी, मुझे कभी रटना नहीं पसंद था। तो मुझे नहीं पता था कि यार मैं कभी बिजनेस स्टडीज पढ़ा रहा हूँ, कभी मैं अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ। मैं टॉप 5 स्टूडेंट में था, वो भी नीचे से मैं जो टॉप 5 स्टूडेंट्स होते ना उनमें से था। एकदम बैक बेंचर्स, ये सब चीजें फलाना बहुत चीजें वो करी है मैंने। लेकिन मुझे कभी नहीं पता कि मैं ये कभी कर रहा हूँ, टीचिंग जैसा पैशन, टीचिंग जैसा प्रोफेशन कभी मैं वो कर रहा हूँ, ये सीए कर रहा हूँ। राइट। सो अब तुम ये चीज समझो कि जरूरी नहीं है कि तुम अब पढ़ रहे हो वो हमेशा आगे सिर्फ पेपरों के लिए पढ़ो, नहीं, लाइफ के लिए पढ़ो। कई बार बहुत सारी चीजें ऐसी, जो बिजनेस स्टडीज एक ऐसी स्टडीज है जो जर्नल स्टडीज है बेसिकली। तुम बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ में भी उतार सकते हो। तो ऑलवेज बी लाइफ ओरिएंटेड। चीजों को देखो लाइफ के नजरिए से, ना कि किसी करियर के नजरिए से या फिर किसी रीजन की वजह से। नहीं, लाइफ ही बहुत बड़ा रीजन है और लाइफ को जीने के लिए बहुत तरीके हैं। तुम इंजॉय करो पूरी तरह, चाहे तुम वो पढ़ाई को हो, चाहे वो तुम्हारी रिलेशनशिप हो, चाहे वो तुम्हारा खेलना कूदना हो, कुछ भी, या फिर खाना, इवन खाना पीना भी तुम पूरी तरह एंजॉय करो, फुल ऑन। दुखी मत हो। जो पेपर बच्चे खुश हो रहे हैं वो खुश भी ना हो, क्योंकि यार तुम तो पढ़ोगे ही नहीं फिर, है ना। तुम्हारे तुम भी वही हो, तुम भी करियर ओरिएंटेड। अरे पेपर नहीं होंगे फिर क्या पढ़ना। अरे यार, जिंदगी के लिए पढ़ो, अपने उसके लिए पढ़ो, ना कि किसी पेपर के लिए। पेपर तो आते जाते रहते हैं, पता नहीं कितने पेपर हुए, सदियों से पेपर होते जा रहे हैं। क्या फर्क पड़ रहा है, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। खैर, तो लेट्स बिगन विद द रिवीजन पार्ट। ओके, तो रिवीजन जो है थोड़ी सी डिटेल्ड होगी बिकॉज 2 दिन हो गए। और हाँ, हैप्पी न्यू ईयर। आई नो मैं बहुत लेट विश करो, बट ठीक है, हैप्पी न्यू ईयर। ओके, चलो, वी आर स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन ऑफ स्टाफिंग। तो व्हाट इज स्टाफिंग? स्टाफिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग राइट पर्सन। यही पढ़ा था हमने, हाँ सर। फाइंडिंग राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, having right qualification, doing right job at right time,
एज सिंपल एज दैट, है ना। ये हमने पढ़ी थी क्या, डेफिनेशन ऑफ स्टाफिंग। उसके बाद सर जी हमने पढ़ा था क्या, हमने पढ़ा था सर इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस पढ़ी थी, हाँ सर इम्पोर्टेंस पढ़ी थी। तो इम्पोर्टेंस कैसे पढ़ी थी, हमने पहली 2 लाइनें चूज करी थी, फाइंडिंग राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, मतलब एक ऐसा पर्सन जो फिट हो उस पर्टिकुलर जॉब के लिए, कॉम्पिटेंट हो उस पर्टिकुलर जॉब के लिए, कंपैटिबल हो उस पर्टिकुलर जॉब के लिए, उसे वो काम आता हो उस जॉब के लिए, है ना। जो भी वो जो हम जिस भी लिए उसको रिक्रूट कर रहे हैं, फिर उसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं, राइट, उसको हम अपने फॉर्म में ला रहे हैं, उसको वो जॉब आनी चाहिए, मतलब obtaining competent personnel, obtaining competent personnel। जब ये चीज होती है ना, एक हम राइट पर्सन ढूंढ लेते हैं राइट जॉब के लिए, उसके पास क्वालिफिकेशन भी सही होती है, ठीक है, सही से काम भी कर रहा होता है और सही टाइम पे भी कर रहा होता है, तो क्या होता है, उससे जो परफॉर्मेंस होती है फर्म की भी और उस इंडिविजुअल की भी, वो बढ़ जाती है, मतलब दिस थिंग लीड्स टू हायर परफॉर्मेंस। व्हेन जब भी परफॉर्मेंस हाई होती है तो क्या होता है भाई, हम अपने गोल्स को अचीव करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स अचीव होते हैं, राइट। जब ऑर्गेनाइजेशन गोल्स अचीव होते हैं तो वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, कंटिन्यूअस ग्रोथ करती है और सर्वाइवल करती है, कंटिन्यूस सर्वाइवल एंड ग्रोथ। ये सब चीजें हो रही होती है, तो मैं क्या बोलूंगा कि मैं एक ह्यूमन को बहुत ही अच्छे तरीके से यूज कर रहा हूं अपने फर्म के लिए, मतलब मैं ह्यूमन रिसोर्स का क्या कर रहा हूं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहा हूं, मतलब नेक्स्ट पॉइंट है ऑप्टिमम देखो इस सीक्वेंस से याद करोगे तो पांचों के पांचों इंपॉर्टेंस याद हो जाएंगी, ये हुए वही 5 इंपॉर्टेंस, दैट्स इट। इसके बाद हमने पढ़ा था प्रोसेस, तो प्रोसेस में सबसे पहले क्या थी, एस्टिमेट, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। इसमें हमने 2 चीजें पढ़ी थी, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट क्या होती है भाई, फर्म के अंदर हमें कितनी मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, इसके लिए हमें 2 एनालिसिस करने पड़ते हैं। पहला वो एनालिसिस जिसमें हम ढूंढते हैं कि हमें कितने की जरूरत है ना, और हमारे पास अभी कितने हैं, क्या बोला, कितने, या फिर मैं बोल सकता कितने चाहिए, और या फिर मैं बोल सकता कितने हैं। तो कितने की जरूरत है, इसको हम बोलते हैं वर्क लोड एनालिसिस। क्या बोला जाता है, वर्क लोड एनालिसिस, राइट। और कितने हैं, कितने की जरूरत को क्या बोला जाता है, वर्क लोड, और कितने हैं, वर्क फोर्स। ओके सर, जब ये एनालिसिस हो जाता है, इसकी दोनों की इक्वेशन को इक्वेट करके हम क्या निकालते हैं, मैन पावर की कितनी रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल हमें एक प्रोजेक्ट बनाना है, उसमें 10 एम्प्लॉयज चाहिए, हमारे पास ऑलरेडी 7 है, हमें 3 की और जरूरत है, तो जो हमारे पास ऑलरेडी 7 है उसको हम बोलते हैं वर्क फोर्स, 3 की और जरूरत है उसको हम बोलते हैं वर्क लोड। जब इन दोनों की इक्वेशन को हम मिलाते हैं तो हमें एक्चुअल पता चलता है कि हमारे पास मैन पावर रिक्वायरमेंट कितने की है। इज इट क्लियर, यस सर, दिस इज क्लियर, ओके। इसके बाद हम सर क्या करते हैं, इसके बाद हम शुरू करते हैं उन 3 को रिक्रूट करना। सर 3 को रिक्रूट करना मतलब हम एक पूल बना देते हैं उन 3 लोगों के लिए, उन 3 तरीके के लोगों के लिए जो हमें चाहिए, एक प्रोस्पेक्टिव, एक कैंडिडेट के लिए एक पूल बना देते हैं, राइट। जब हम उस पूल में से सेलेक्ट करते हैं
किसी को चुनते हैं उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? सिलेक्शन। मतलब सर पूल बनाने के प्रोसेस को फॉर अ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट कि मुझे ये लोग चाहिए, इसके लिए जो हम पूल बनाते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिक्रूटमेंट। और जब हम उस पूल में से लोगों को चुन चुन के सिलेक्ट करते हैं उस प्रोसेस को बोला जाता है सिलेक्शन। इज इट क्लियर? यस सर, दिस इज क्लियर। ओके, जब कोई सिलेक्ट हो जाता है तो हम उसे बताते हैं कि भाई आप एक असिस्टेंट अकाउंटेंट के तौर पे हमारे फॉर्म में आए हो, या आपको नियुक्त किया गया है, या फिर जो भी है हम आपको अपॉइंट किया गया है। तो मतलब उसकी पोजीशन बताते हैं, मतलब उसकी प्लेसमेंट बताते हैं कि कहाँ पे होगा, राइट? तो हम उसको क्या करते हैं? उसकी प्लेस बताते हैं, प्लेसमेंट बताते हैं, पोजीशन बताते हैं, प्लेसमेंट। एंड जो प्लेसमेंट है, जिस जगह पे हो, आप किसको रिपोर्ट करोगे, कौन आपका सबऑर्डिनेट है, कौन आपका बॉस है, आपको कितने दिन आना है, उसको पूरी तरीके से बताना, उसको कलीग से मिलाना जुलाना, उसको हम क्या बोलते हैं? ओरिएंटेशन। तो मतलब जब हम सेलेक्ट करेंगे तो उसकी पोजीशन बताएंगे, उसको हम बोलते हैं प्लेसमेंट। और जब हम उसको लोगों से फेमिलियर कराते हैं तो उसे हम बोलते हैं ओरिएंटेशन। जब ये हो जाती है तो हम उसको काम सिखाना शुरू करते हैं, उसको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देना शुरू करते हैं। जब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट शुरू हो जाती है, जब वो पूरी हो जाती है, तो हम उसका परफॉर्मेंस देखते हैं कि भाई एक्चुअल वो काम कैसा कर रहा है। फॉर एग्जांपल, हमने एक बीडीए अपॉइंट करा, बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट अपॉइंट करा। उसको हमने बोला कि भाई देखो ये तुम्हारी सेल्स पिच है, तुम्हें हर महीने, हर 4 महीने में 200 बच्चे लेके आने हैं, ठीक है, 200 सेल करनी है। अब उस 200 सेल, उस स्टैंडर्ड सेल के बेसिस पर हम उसको उसका परफॉर्मेंस वो करेंगे, एस्टिमेट वो करेंगे, चेक करेंगे कि भाई उसने 200 करे हैं, 200 से ज्यादा करे हैं, 200 से बहुत ज्यादा कम करे हैं, या 200 के आसपास करे। तो उसके हमसे उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल देते हैं, उसको चेक करते हैं। अगर अच्छा किया तो उसे अप्रिशिएट करते हैं, और अच्छा नहीं किया तो उसे और सिखाते हैं और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देते हैं। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल। ये जनरली इंटर्नशिप के टाइम पे होता है। मैं आपको फैक्ट बता दूं, ये परफॉर्मेंस अप्रेजल जनरली इंटर्नशिप के टाइम होता है, जिसमें हम आपको काम सिखा रहे होते हैं और आपको बोलते हैं कि आपको सेल बेसिस पे काम मिलेगा, पैसा मिलेगा, राइट? तो उसके हम परफॉर्मेंस को अप्रेज करते हैं कि भाई 6 महीने तुमने अच्छे से काम किया। अब कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, उन 6 महीने में तुम्हें ट्रेन करा, हमने डेवलप करा, ठीक है, और तुम्हें तुम्हारी परफॉर्मेंस देखी। ये दोनों चीजें ना साइड बाय साइड साइमल्टेनियसली चलती रहती है एक फर्म के अंदर। ये हमेशा ध्यान रखना, ये प्रैक्टिकल नॉलेज थी, ठीक है। जब ये परफॉर्मेंस अप्रेजल हो जाता है, उसके बाद हम उसको देते हैं कि भाई अभी तो तुम इंटर्न थे, अच्छा तुम इंटर्न थे, चलो तुम एक परमानेंट बन जाओ, ठीक है। या फिर उसको हम प्रमोशन दे देते हैं, अच्छा तुम असिस्टेंट अकाउंटेंट थे, कोई बात नहीं, तुमने अच्छे से काम सीख लिया है, तुम अच्छे से परफॉर्म भी कर रहे हो, अब तुम असिस्टेंट अकाउंटेंट से सीनियर अकाउंटेंट बन जाओ। प्रमोशन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? प्रमोशन कर देते हैं। प्लस और क्या करते हैं? उनकी करियर प्लानिंग करते हैं। सर करियर प्लानिंग का मतलब, जैसे कि एग्जांपल, एक सीए फर्म के अंदर बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जिसमें एक एक सीए, कई बार बहुत सारे सीए को अपॉइंट, जैसे एक सीए को आज अपॉइंट कर दिया कि आपने भाई इस लॉ में अमेंडमेंट आया, आप उसको सबके सामने वो करो, भाई बताओ उसको सोचो, क्या समझो और फिर समझाओ, ये सब चीजें करो, ठीक है, उसका एनालाइज करो क्या वो बोलना चाह रहा है। प्लस ये भी होता है कि बहुत सारी सीए फर्म्स एसीसीए भी कराती हैं, ठीक है, फॉरेन का सीए जिसको बोलते हैं बेसिकली, अगर मैं हिंदी में बात करूं तो फॉरेन सीए भी, एसीसीए भी कराती हैं। बहुत सारी फर्म्स होती है जो सीए फर्म्स होती है जो छुट्टी दे देती है, भाई साहब तुम पेपर के लिए चलो, तुम प्रिपरेटरी ऑफ ले लो, 3 महीने की, 4 महीने की, 6 महीने की, चलो छुट्टी। कई बार सीए फर्म्स क्या देती है, सीए फर्म छुट्टी देती है, उसको पढ़ा देती है, उनके सीनियर्स होते हैं वो उन्हें वो कर देते हैं, करियर गाइडेंस दे देते हैं कि भाई तू अच्छा इस चीज में, टैक्सेशन में अच्छा है, ठीक है। जैसे क्या होता है, बड़ी बड़ी बिग फोर्स में क्या होता है, उनका एक ट्रेड होता है। ट्रेड मतलब कि मैं अगर टैक्सेशन हूं तो मैं डायरेक्ट टैक्स ही संभालूंगा, तो मैं डायरेक्ट टैक्स का एकदम एक्सपर्टीज बन जाऊंगा। तो वो बेसिकली करियर प्लानिंग होती है, एक वे दे देते हैं हम लोग, अच्छी प्लानिंग। इसलिए सब लोग बिग फोर में जानते हैं कि भाई जिस भी फील्ड में तुम घुसोगे, जिस भी ट्रेड में, उस पर्टिकुलर चीज में घुसोगे तुम, तो तुम उसमें एक्सपर्टीज हो जाओगे। तो ये भी एक तरीके की करियर प्लानिंग में ही आता है। उसके बाद लास्ट चीज आती है, जब करियर प्लानिंग हो जाती है,
परफॉर्मेंस अप्रेजल हो जाता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हो जाता है, उसके बाद लास्ट चीज आती है कंपनसेशन। ठीक है, उसके बाद हो जाती है उसकी कंपनसेशन, क्योंकि सैलरी तो एंड में मिलती है ना। सैलरी होगी, कमीशन बेस्ड हो गया, वेजेस हो गए, बोनस, दिवाली बोनस हो गया, और कंपनसेशन सिर्फ मॉनिटरी नहीं होते, नॉन मॉनिटरी भी होते, जैसे एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अवार्ड हो गया, ये सब चीजें भी होगी। ठीक है, तो ये सब भी चीजें क्या है, कंपनसेशन है टू द एम्प्लॉय बाय अ एम्प्लॉयर। ओके सर, सर हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 याद कर ली। ओके ठीक है, डन। जब रिक्रूटमेंट की बात करते हैं हम, तो हमने सर दो चीजें पढ़ी थी, क्या? या तो तुम अपने मन से बता दो, तुम अपने मन में जो तुम्हारे मन में जो तुम्हारे है उसको हमें बता दो, हम तुम्हारी उससे शादी करवा देंगे, तुम्हें उसके साथ सेटल करवा देंगे, या फिर हम खुद बाहर से तुम्हारे लिए एक लड़की ले आते हैं, लड़का ले आते हैं। जब तुम अपने मन से बताओगे तो हम बोलेंगे तुमने इंटरनली लड़की चुनी है, और जब हम बाहर लाएंगे तो हम बाहर से लाएंगे तो हम बोलेंगे हमने एक्सटर्नली लड़की चुनी है या लड़का चुना है, जो भी है, रिस्पेक्टिव ऑफ द बॉयज एंड गर्ल, जो भी है। ठीक है, तो इंटरनली में जो आता है, मतलब एक फर्म के अंदर ही रिक्रूटमेंट हो जाती है। फर्म में जो एम्प्लॉय होता है, या तो हम उसकी पोजीशन अप कर देते हैं, या फिर उसको उसकी मन जगह भेज देते हैं, मतलब उसका ट्रांसफर कर देते हैं। और जब हम पोजीशन अप करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रमोशन। उसको हम क्या बोलते हैं? प्रमोशन। और जब हम उसको अपनी एक पर्टिकुलर जगह से दूसरी ब्रांच में भेज देते हैं एट द सेम पोजीशन, तो हम उसे बोलते हैं ट्रांसफर। तो तुम ये चीज सोचो कि प्रमोशन और ट्रांसफर में क्या डिफरेंस है, बहुत ध्यान से समझना और बहुत देख के समझना। इंटरनल के दो तरीके, पहला प्रमोशन, दूसरा ट्रांसफर। ओके जी, हाँ जी, ओके डन। अब प्रमोशन और ट्रांसफर हो गया। प्रमोशन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल एक मिस्टर एक्स है, ठीक है, या मिसेस एक्स है, मिस्टर एक्स या फिर मिस एक्स, जो भी है, ठीक है। अब इन दोनों में क्या हुआ अब मिस्टर और मिसेस एक्स जो भी हैं, जो भी अपने लड़का और लड़की वो जो भी है, वो पहले एक असिस्टेंट अकाउंटेंट थी, ये तो तुम्हें अच्छे से पता है। 2019 में 2019 में काम किया, 2020 में काम किया, मन लगा के 2021 में काम किया, 2022 आ गया। बोला अरे तुम तो बहुत दिनों से काम कर रही हो, तुम सीनियर अकाउंटेंट बन जाओ, सीनियर अकाउंटेंट बन जाए मतलब सर जिस पोजीशन में तुम पहले काम कर रही थी, आप उसके ऊपर वाली पोजीशन पे आ जाओ। जो तुम्हारा बॉस था, अब तुम उसके साथ काम करोगे, अब तुम किसी की बॉस होगी। मतलब तुम्हारी जिस प्लेस पे तुम्हें अपॉइंट किया गया था, अब तुम्हें उससे प्रमोट कर दिया गया है, आगे बढ़ा दिया गया है, उसको हम बोलते हैं प्रमोशन। बट प्लेस तो चेंज हो गई, यहाँ पे पोजीशन चेंज हुई है, हमेशा याद रखना, यहाँ पे चेंज इन पोजीशन हुआ है, चेंज इन पोजीशन हुआ है। लेकिन ट्रांसफर में क्या होता है? चेंज इन प्लेस होता है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स या फिर मिस एक्स जो है बैंगलोर में काम करती थी, वहां पे उन्हें रेंट देना पड़ता था, वहां पे उन्हें सब चीजें देनी पड़ती थी, खाने पीने का खर्चा वर्चा सब कुछ देखना पड़ता था। अब हुआ क्या हुआ, उन्होंने बोला अपने मैनेजर से, सर आपकी एक ब्रांच दिल्ली में भी है, क्या आप मुझे वहां पे ट्रांसफर कर सकते हैं?
उन्होंने बोला हाँ जी, लेकिन आप सेम पोजीशन में जाएंगी। आप अगर अभी असिस्टेंट अकाउंटेंट हैं तो आप असिस्टेंट अकाउंटेंट के तौर पे ही दिल्ली में काम करेंगे। वो बोलती है ठीक है सर। तो बिना पोजीशन के चेंज करे एक जगह से दूसरी जगह भेज देना, उसको हम बोलते हैं ट्रांसफर। ठीक है, तुम्हें एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट बताता हूं जिसको हम बोलते हैं HRA, हाउस रेंट अलाउंसेस। अगर किसी को पता होगा, शायद ही पता होगा, पता होगा तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये क्या होता है सर? जो मैंने रेंट के बारे में बताया ना, बहुत सारी कंपनीज होती है जो हाउस रेंट अलाउंसेस देती है, HRA देती है कि भाई तुम अच्छा, तुम हमारे यहाँ, हमारे बैंगलोर में रह रहे हो, हमारे लिए काम कर रहे हो, चलो ठीक है, तुम एक कोई टेंशन मत लो, हम तुम्हें सैलरी के साथ साथ तुम्हें हाउस रेंट अलाउंसेस भी देंगे। अगर तुम रेंट दोगे तो तुम्हारा वो रेंट हम रिम्बर्स कर देंगे, इतना रुपया हम दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल, दे गिव 30,000 रुपीज टू हिज एम्प्लॉयज, देयर एम्प्लॉयज एज HRA। अब क्या होता है, जब ये HRA जो है, HRA है, फॉर एग्जाम्पल दो है, एक मिस्टर एक्स को मिला और एक मिस्टर वाई को मिला। ये आउट ऑफ द सिलेबस है, ठीक है, मैं बस फॉर द नॉलेज बता रहा हूँ, तुम यू कैन स्किप द अनदर पार्ट, ठीक है। हाउस रेंट अलाउंसेस में तुम स्किप कर सकते हो आगे वाले उस पे। चलो, हाउस रेंट अलाउंस जिसको ऊपर समझना समझ ले, टैक्स का है, ठीक है। सुनो, अब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये 6 महीने इसने रेंट दिया, इसने पूरे 12 महीने रेंट दिया, ठीक है। इसको सैलरी मिली 12,000 प्लस 30,000, टोटल कितनी सैलरी मिली इसको? 42,000। इसको भी सेम मिला 42,000। अब क्या होगा, मान लो इसने 30,000 में से सिर्फ 6 महीने रहा तो उसके 15,000 रुपए खर्च हुए, ठीक है, इसके पूरे 30,000 रुपए खर्च हो गए, ठीक है। अब क्या होगा, जब टैक्स लगेगा, जब ये लोग रिटर्न ITR फाइल करेंगे तो क्या होगा, जब ये सैलरी स्लिप दिखाएंगे, सैलरी शीट दिखाएंगे, तो पता है क्या होगा, मिस्टर एक्स को 15,000 जो बच गए उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा, और मिस्टर वाई को इस 30,000 का क्या मिल जाएगा? रिबेट। इस 30,000 का क्या मिल जाएगा? रिबेट। इनकम टैक्स ये नहीं होता कि तुम्हें प्रॉफिट कितना हुआ है, हमेशा याद रखना, इनकम टैक्स एज पर इंडिविजुअल इज, उनको कद्दू फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा कितना खर्चा पानी हो रहा है। इफ यू आर गेटिंग 42,000 रुपीज और आपको 10% के हिसाब से टैक्स पे करना है, तो यू आर गोइंग टू हैव टू पे 4,200 रुपीज, राइट। उनको फर्क नहीं पड़ता कि तुम उन 42,000 में कितना खर्चा पानी हटा रहे हो, ठीक है, बात समझ रहे हो। लेकिन सपोज अब इसने 30,000 रुपए पूरे खर्च कर दिए, ठीक है, ये 30,000 रुपए पूरे खर्च कर दिए। कई बार तो ऐसा होता है कि अपने पेरेंट्स से ही रेंट एग्रीमेंट बना के वो लोग काम कर लेते हैं और दिखा देते हैं कि हमने रेंट दिया, एक्चुअल में यही होता है, वो 30,000 रुपए जेब में ही जाते हैं बहुत लोगों के। अब उसने दिखा दिया 30,000 रुपए आ गए, तो उसका टैक्स पता है कितने में मिलेगा मिस्टर वाई को? उसको जो टैक्स देना पड़ेगा सिर्फ 12,000 रुपए देना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 10%। ये जो 10% है हाइपोथेटिकल फिगर है, कोई वो नहीं है, ठीक है। तो उसको कितना टैक्स देना पड़ेगा? 1,200 रुपए। लेकिन मिस्टर वाई को पता कितना देना पड़ेगा? 4,200 रुपए। क्यों 4,200 रुपए नहीं, 12,000 प्लस 15,000, कितने होंगे? 12 प्लस 15, 15 15 30 माइनस 3 27,000 का 10% देना पड़ेगा, मतलब 2700 से गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो बात समझ रहे, ये 30,000 रुपए का उसे क्या मिल गया? रिबेट मिल गया। एक तो रिबेट नहीं बोलेंगे, लेकिन डिडक्शन हो गया उसका HRA का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, आगे तुम पढ़ोगे। तो HRA बहुत लोगों को कंफ्यूज कर देता है, ठीक है। तो ये कंपनी के लिए भी अच्छा होता है और एक एम्प्लॉय के लिए भी अच्छा होता है। खैर, बैक टू द टॉपिक। तो जब ये ट्रांसफर होता है, जब जगह प्लेस चेंज होती है तो हम उसे ट्रांसफर बोलते हैं। जब कोई भी वो चेंज होते हैं, पोजीशन चेंज होती है, तो हम उसे प्रमोशन बोलते हैं। इज इट क्लियर? यस सर, दिस इज टोटली क्लियर। अब बात आती है एक्सटर्नल। अच्छा, इंटरनल के बस वही दो थे, दैट्स इट, उसके अलावा और कोई था नहीं। अब मैं एक बना रहा हूं लाइन और तुम लोग देखना फटाफट
उसको मैं कैसे समझाता हूँ। एक्सटर्नल की बहुत ही बढ़िया 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 वो है, क्या बोलते हैं उसको, याद करने की मेमोरी टेक्निक, तो उसको तुम आराम से याद कर पाओगे। एक और लाइन बनानी पड़ेगी। मेरे को ना सीटी मारने की बड़ी गंदी आदत है, सही बताऊं तो। अच्छा ये ना ऐसे ही है, ठीक है। चलो अब बहुत ध्यान सुनना। डियर लॉ पीसीसी, क्या लाइन याद करनी है तुम्हें एक्सटर्नल के लिए? डियर लॉ पीसीसी, क्या याद करनी है? डियर लॉ पीसीसी, क्या याद करनी है? डियर लॉ पीसीसी। सर ये डियर क्या है, हमें भी बता दो। हाँ जी बेटा बता रहे बिल्कुल। डियर, डी फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ओके। ई फॉर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ओके। ए फॉर एडवर्टीजमेंट ऑन न्यूज़पेपर, ये तो तुम ऐसे ही समझ गए, समझदार हो। ये तो वही है, समझदार को इशारा काफी वाला हिसाब है। रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय, या फिर तुम बाय एम्प्लॉय भी लिख सकते हो। लेबर, एल फॉर लेबर कॉन्ट्रैक्टर, ए फॉर एडवर्टीजमेंट ऑन टेलीविजन, टीवी, तुम टीवी मत लिख देना, टेलीविजन लिख के आना, और एड्स को, एडवर्टीजमेंट को एड्स मत लिख देना। वेब पब्लिशिंग, P for placement agencies and management consultant. C for casual callers and C for campus recruitment. तुम लिख भी सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और साइट, या फिर तुम इसको बाद में हमारी वेबसाइट के थ्रू वो भी कर सकते हो, इसकी पीडीएफ भी ले सकते हो। चलो फर्स्ट चीज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। अच्छा मैं 2-3 पॉइंट पहले डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आपको समझा देता हूँ। व्हाट इज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट? सर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या होता है, ध्यान से सुनना डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बारे में। ये है हमारी बिल्डिंग, बिजनेस की बिल्डिंग। यहाँ पे छोटू सा बोर्ड लिखा है, और लिखा है 2 स्वीपर्स नीड 2 स्वीपर्स, ये चीज यहाँ पे लिखी है। एबीसी लिमिटेड है, ओके, एबीसी लिमिटेड है। जब एबीसी लिमिटेड ने अपने फर्म के बाहर गेट पे बोर्ड चिपका दिया और बता दिया कि हमें इन 2 चीजों की जरूरत है, इन 2 लोगों की जरूरत है, उसको क्या बोला जाता है? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। क्या बोला जाता है? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। क्या बोला जाता है? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। इज इट क्लियर? ठीक है, मतलब यहां पे कंपनी खुद ब खुद लोगों को हायर कर रही है, किसी के थ्रू नहीं कर रही, किसी के जान पहचान से नहीं कर रही,
किसी के एम्प्लॉय के थ्रू नहीं कर रही, ऐसा कुछ भी नहीं कर रही। वो कह रही है मैं खुद ही कर लूंगी, एक बोर्ड लगा दूंगी, जिसको आना हो आ जाना, हम रिक्रूट कर लेंगे, हम सिलेक्ट कर लेंगे जो भी तुम्हारे लिए, जो भी हमारे लिए कंफर्टेबल हो। बात समझी? बहुत ध्यान से, किसी के थ्रू नहीं कर रही। तो कुछ पॉइंट्स मैं लिख रहा हूं। पहला पॉइंट कि ये जनरली लोअर क्लास के, उसके लिए लोअर बैकग्राउंड के रिक्रूटमेंट होती है, ठीक है, लोअर बैकग्राउंड के लोगों के लिए होती है। लोअर बैकग्राउंड मतलब जैसे स्वीपर्स हो गया, या फिर जो नीचे जो जनरल काम करते हैं ना, जैसे गार्ड हो गया और इन सब चीजों की, तो वो डायरेक्ट जब इन सब चीजों को, इन लोगों को रिक्रूट करती है, तब वो क्या बोला जाता है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। अब तुम ये नहीं बोल सकते, तुम बोर्ड के आगे ये नहीं दे सकते हमें एक CFO की जरूरत है, हमें एक MD की जरूरत है, मैनेजर डायरेक्टर की जरूरत है, हमें एक CA की जरूरत है। यू कैन नॉट डू दिस, यू ओनली कैन डू कि हाँ भाई हमें स्वीपर की जरूरत है, या फिर हमें एक गार्ड की जरूरत है, या फिर हमें किसी लेबर की जरूरत है। बात समझ रहे हो? तो जब भी हम लेबर कैटेगरी को रिक्रूट करते हैं डायरेक्टली, तब हम उसको बोलते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। क्या बोला जाता है? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। बात समझ आई? ओके, डन। ओके, फर्स्ट नंबर डन। दूसरी चीज, इसमें कोई भी अदर पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती। इसमें कोई भी अदर पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती। बात समझ आ गई? मतलब मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, मेरे पास कोई भी अदर पार्टी इन्वॉल्व नहीं है इसके अंदर। ओके सर, ये हो गया हमारा डन, खत्म, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट खत्म, टाटा बाय बाय, खत्म। ठीक है, ये क्लियर हो गया? यस सर, ये क्लियर हो गया। नाउ अब मैं 3 चीजें लिख रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत कंफ्यूजिंग होता है बहुत बच्चों के लिए। गवर्नमेंट कंपनी, प्राइवेट कंपनी, एक काम कर, रुको, इसको मैं मिटाऊं पहले। प्राइवेट कंपनी, ठीक है, ऐसे PVT होता है वैसे तो, प्राइवेट कंपनी, ठीक है। चलो अब बात समझना, जब ये कंपनी, ये है हमारी ABCD लिमिटेड, ABC लिमिटेड, ठीक है, जब ये कंपनी गवर्नमेंट कंपनीज के थ्रू इस तरह के अनस्किल्ड, या फिर मैं बोल सकता हूं सेमी स्किल्ड, SEM होता है, ठीक है, नहीं तो तुम लोग बोलोगे कि सर को स्पेलिंग नहीं आती, सेमी स्किल्ड एम्प्लॉयज को हायर करता है, जब ABC लिमिटेड गवर्नमेंट किसी कंपनी के थ्रू अनस्किल्ड या फिर सेमी स्किल्ड एम्प्लॉयज को हायर करता है, जैसे कि कोई लेबर हो गया, गार्ड हो गया, स्वीपर हो गया, मेड हो गई, ये सब क्या है, जब इन सब चीजों लेबर क्लास को जब रिक्रूट करता है, तो हम उसको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। ये बात समझ आई? समझे? पहली पॉइंट, जब ABC लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी के थ्रू अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड एम्प्लॉयज को, अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड एम्प्लॉयज को हायर करना चाहती है, तो उस प्रोसेस को, उस तरीके को बोलते हैं हम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। बट जब यही ABC लिमिटेड किसी प्राइवेट कंपनी के पास जाती है और बोलती है कि हमें अनस्किल्ड या फिर सेमी स्किल्ड एम्प्लॉयज चाहिए, तो हम उसको बोल देते हैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर। ओके, मतलब जब ABC लिमिटेड
कंपनी के थ्रू किसी अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड लोगों को हायर करती है तो हम बोलते हैं इसको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। और जब एबीसी लिमिटेड प्राइवेट कंपनी के थ्रू अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड लोगों को हायर करती है तो हम उसको बोलते हैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर। अब सिर्फ हायर करती है, अभी तक मैंने क्या बात करी, सिर्फ हायर करती है, लेकिन अब एबीसी लिमिटेड है आलसी। एबीसी लिमिटेड बोलती है कि मिस्टर प्राइवेट कंपनी, आप उनको मैनेज भी करो। क्या बोला मैंने, आप उनको मैनेज भी करो, मतलब आप उनका पेरोल देखो, आप उनका रिक्रूटमेंट देखो, आप उनका सिलेक्शन देखो, आप उनका बैकग्राउंड देखो, उनकी अटेंडेंस देखो, मतलब बेसिकली उन एम्प्लॉयज को आप पूरी तरीके से मैनेज करो जो हमारा एचआर डिपार्टमेंट करता। तो जब ये दोनों काम प्लस हो जाते हैं, मतलब रिक्रूट प्लस मैनेज, क्या बोला, रिक्रूट प्लस मैनेज, तब उसको बोला जाता है उस तरीके को बोला जाता है प्लेसमेंट एजेंसीज और एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। मैनेजमेंट कंसल्टेंट। बात क्लियर होगी बहुत अच्छे तरीके से। अभी तक क्या बोला कि एक एबीसी लिमिटेड है, गवर्नमेंट के थ्रू जब अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड ऐसे एम्प्लॉयज को हायर करती है तो हम उसको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। जब यही कंपनी एबीसी लिमिटेड प्राइवेट कंपनीज के थ्रू हायर करती है तो हम उसको बोलते हैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर। लेकिन जैसी एबीसी लिमिटेड बोलती है कि भैया आप ही सब कुछ करो, आप ही हमारा पूरा एचआर डिपार्टमेंट संभालो, तब उसको हम बोल देते हैं उस तरीके को हम बोल देते हैं प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट। बात समझ आ गई? वही उसे मैनेज करेंगे, वही उसे रिक्रूट करेंगे, वही सब कुछ करेंगे, हमें कोई लेना देना नहीं, हमें सिर्फ प्रॉफिट आना चाहिए। हम आपको एक बजट देंगे, उस बजट के अंदर आपको करना पड़ेगा, आपका अलग से कमीशन जाएगा। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उनको कितना देते हो। और ये जनरली ज्यादातर अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड लोगों के होते हैं, क्योंकि कोई सीए को एक प्लेसमेंट एजेंसी रिक्रूट नहीं करती, क्योंकि भाई ऑलरेडी सीए फर्म्स के अंदर होती है। हाँ, एक थ्रू कर सकती है, लेकिन वो आ जाता है लेबर कॉन्ट्रैक्टर या फिर किसी एम्प्लॉयज। वैसे तो सीए में तो ज्यादातर एम्प्लॉयज के थ्रू ही आ जाते हैं, जो कि अभी हम पढ़ेंगे। बात क्लियर हुई? ये बात क्लियर होगी? मतलब एम्प्लॉयमेंट, लेबर और प्लेसमेंट एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट समझ में आ गया? यस सर, समझ में आ गया। ओके, अगली पॉइंट। जब 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 इसी में आपको बहुत सारे पॉइंट समझा दूंगा। इसी में जब 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 छन से टूटे कोई सपना, है ना, ऐसा अब इनके साथ फीलिंग आएगी कमेंट। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक देखी वेबसाइट जिसके ऊपर ये अपना प्रोफाइल डाल सकते हैं। यहाँ पे एम्प्लॉयर भी है, यहाँ पे एम्प्लॉय भी है, यहाँ पे एम्प्लॉयर भी, एम्प्लॉय भी आता है, एम्प्लॉय भी खुद ब खुद आता है, एम्प्लॉयर भी खुद आता है। ये वेबसाइट मीडिएटर होती है। सर मीडिएटर तो ये भी है, हाँ ये भी मीडिएटर है, ये भी मीडिएटर है, और ये तो है ही। जब वेबसाइट मीडिएटर बन जाती है, जब वेबसाइट मीडिएटर बन जाती है, तब हम उसको बोलते हैं रिक्रूटमेंट थ्रू वेब पब्लिशिंग। क्या बोला जाता है? रिक्रूटमेंट थ्रू वेब पब्लिशिंग। रिक्रूटमेंट थ्रू वेब पब्लिशिंग। बात क्लियर? बहुत अच्छे तरीके से? यस सर, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई। देन इज इट क्लियर? फाइनली क्लियर? यस सर, दिस इज क्लियर। फिर से बता रहा हूं, जब हम गवर्नमेंट के थ्रू करते हैं अनस्किल्ड लोगों को तो हम एम्प्लॉय करते हैं, ठीक है। जब हम इसको जब हम प्राइवेट कंपनी से करते हैं तो हम लेबर करते हैं। ये सिर्फ शॉर्ट फॉर्म्स बोल रहा हूँ। जब हम उनको मैनेज करने के लिए भी दे देते हैं तो हम उसको प्लेसमेंट एजेंसी और मैनेजमेंट कंसल्टेंट बोल देते हैं। अच्छा सर, वेब पब्लिशिंग क्या ये छोटे छोटे अनस्किल्ड लोगों के लिए? नहीं, ये ज्यादातर स्किल्ड के लिए आती है। ये ज्यादातर
स्किल्ड एम्प्लॉयज के लिए होती है। जब यही वेबसाइट की जगह हम न्यूज़पेपर में दे देते हैं, यही वेबसाइट की जगह हम न्यूज़पेपर में दे देते हैं, तो उसको बोलते हैं एड्स ऑन न्यूज़पेपर। और जब यही चीज हम टीवी पे दे देते हैं तो हम उसको बोलते हैं एड्स ऑन टेलीविजन या एडवर्टीजमेंट ऑन टेलीविजन। बात खत्म, बात क्लियर। इसको थोड़ा सा अगर मैं इलैबोरेट करूं, अगर इसी वेबसाइट की जगह अगर हमारी न्यूज़पेपर आ जाए तो हम उसको बोलते हैं एड्स ऑन न्यूज़पेपर। इसको मैं ना ब्लू से लिख देता हूँ, काम करता हूँ थोड़े अलग कलर से, तो तुम्हारे लिए इजी रहेगा याद करना। रेड ग्रीन से नहीं लिखा ना अभी तक। हाँ, अगर इसी के थ्रू हम न्यूज़पेपर को यूज करते हैं तो इसको बोला जाता है एड्स ऑन न्यूज़पेपर। ठीक है, एड्स ऑन न्यूज़पेपर। और जब एड्स ऑन न्यूज़पेपर की जगह हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं टीवीज। ओ लाइट चली गई, कोई बात नहीं, मे बी मैं नहीं दिख रहा हूँ, कोई बात नहीं। आप लोग इसको मैनेज कर लो क्योंकि अभी मैं वीडियो स्टॉप नहीं करूंगा। ठीक है, जब हम टीवीज के थ्रू करते हैं तो हम बोलते हैं उसको एड्स या एडवर्टीजमेंट ऑन टेलीविजन। ठीक है, ये क्लियर हो गया? ओके, डन। ठीक है, ओके, यस दिस इज क्लियर, यस सर दिस इज क्लियर। नाउ वी हैव डन विथ हाउ मच पार्ट, मैक्सिमम पार्ट। हमारा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो गया है। प्लीज यार आप लोग मैनेज कर लेना क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं दिख रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, लेबर कॉन्ट्रैक्टर हो गया, एम्प्लॉय एक्सचेंज हो गया, एड्स ऑन टीवी हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, पब्लिशिंग हो गया, प्लेसमेंट हो गया। नाउ अब बचते हैं रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज। अरे ओके, ठीक है, अच्छी बात है। मैं शायद दिख जाऊं अब तुम लोग, पता नहीं। एक काम करता हूँ, फ्लैश ही ऑन कर लेता हूँ अपने फेस की तरफ, मे भी थोड़ा सही रहेगा। छन से जो टूटे कोई सपना, चन चुन चुन लगे, चन चुन चुन लगे, ऐसे ही होता ना। ओए मे बी मैं बहुत अजीब सा लग रहा हूँ। ठीक है, तो प्लीज इग्नोर। देखो कैसा, अभी मेरा पेन कहाँ चला गया? अरे हाँ यार, मे बी मैं बहुत 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 अजीब सा लग रहा हूँ। खैर, ना जब उसी में वैसे ऐड हो सकता है वो, लेकिन यार जगह नहीं बची ना, दिक्कत तो यही है, जगह नहीं बची है। अगर जगह बची होती ना वहीं से लिखते, वैसे बची तो है, बची नहीं है, छोड़ो। जब एबीसी लिमिटेड यहीं से, जब एबीसी लिमिट इसी में कर देता हूँ। हाँ, जब ओए लाइट आ गई लाइट आ गई, चलो बहुत बढ़िया। ओके, नाउ इसको बोलते हैं डेडिकेशन। देख रहे हो, भगवान जी हमारे साथ हो जाते हैं जब तुम्हारी डेडिकेशन होती है। जब डायरेक्टली करते हैं भाई, जब खुद ब खुद किसी इंटरमीडिएरी को यूज नहीं करते, तब उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ठीक है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। लेकिन जब किसी के थ्रू करते हैं तो बहुत सारे तरीके होते हैं, किसी के थ्रू बहुत सारे तरीके होते हैं किसी के थ्रू करने के। अब उसमें से एक तरीका है एम्प्लॉय के थ्रू। भाई एबीसी लिमिटेड अपने ही एम्प्लॉय को बोलेगी कि हमें इसकी और जरूरत है, तुम्हारे अगर कोई नोन में हो तो बता दो। तो जब किसी एम्प्लॉय की रिकमेंडेशन से दूसरा कोई एम्प्लॉय आता है तो हम उसको बोलते हैं एम्प्लॉय रिकमेंडेशन या रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय। दैट्स इट, यही क्लियर है। जब किसी एम्प्लॉय के थ्रू आती है, उसके रिकमेंडेशन के थ्रू आती है, तब हम बोलते हैं एम्प्लॉय रिकमेंडेशन।
अब इसमें दोनों तरीके के यूज होते हैं, स्किल्ड भी आ सकते हैं, सेमी स्किल्ड भी आ सकते हैं, अनस्किल्ड भी आ सकते हैं। और तुम हो सकता है ना भाई कि तरीका है इसमें, ऐसा कोई हाई साइंस तो है नहीं कि भाई यही यूज करना है, नहीं, ये तो जनरल है। भाई तुम्हारे यहाँ गार्ड था, तुम्हारे यहाँ मेट चली गई, तुमने गार्ड से बोला कि भैया आपका कोई नोन में हो तो किसी मेट को बता देना, हमारे यहाँ जगह खाली है, हमें चाहिए मेट, ये पे है, ऐसा ऐसा है। अब वो गार्ड ने किसी को बता दिया, वो भी तो एम्प्लॉय है तुम्हारा, चाहे भले कॉन्ट्रैक्ट पे है तो एम्प्लॉय, तुम सैलरी दे रहे हो उसको, किसी एम्प्लॉय के थ्रू दूसरा एम्प्लॉय आ गया तो क्या हुआ, चाहे वो सेमी स्किल्ड हो चाहे अनस्किल्ड हो। सीए फर्म्स में अक्सर एम्प्लॉय रिकमेंडेशन के थ्रू ही रिक्रूटमेंट होती है, अक्सर 90% ऑफ द टाइम एम्प्लॉय रिकमेंडेशन के थ्रू ही होती है। क्यों कि भाई एक सीए है तुम्हारे नोन में, और भी सीएस होंगे, अभी जिसने पास आउट किया होगा, हमें रिक्रूट करना है, ये वो फलाना दिमागा, आ जाती छुट्टी, खत्म, आ जाओ भाई साहब। कुछ बचे हुए कैंपस रिक्रूटमेंट्स हो जाते हैं, बचे हुए कैंपस रिक्रूटमेंट्स हो जाते हैं। अब ये जो 2 पॉइंट बता रहा हूं ये बहुत ही भद्दे पॉइंट है। सीसी, पहला है कैंपस रिक्रूटमेंट, ये सबको पता है, और दूसरा कैजुअल कॉलर्स। तो मैं पहले कैजुअल कॉलर समझा रहा हूं। पता है कैजुअल कॉलर्स, सुनो कैजुअल कॉलर्स में क्या है, कई बार बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं जो अप्लाई करते हैं पिछले कुछ सालों में, एबीसी लिमिटेड के पास बहुत सारे पिछले कुछ सालों में, लेट्स से 2022 चल रहा है तो 2019 18 में, 19 में, 20 में, 21 में बहुत सारे लोगों ने एम्प्लॉय के लिए वो करा होगा, रिक्रूट वो करी होगी, डाली होगी, उसमें उन्होंने नंबर अपना सीवी भेजा होगा, जो कि उस पर्टिकुलर टाइम पर हटा दिए गए होंगे, है ना, जिसको सेट ऑफ कर देगा भाई ये नहीं चाहिए हमको। अब वो कहीं ना कहीं तो पड़े होंगे, किसी डाटाबेस में पड़े होंगे, किसी डाटाबेस में पड़े होंगे भाई, वही नंबर्स, वही सीवीज, वही सब। अब क्या करते हैं, जब कई बार हमें चाहिए होता है, ये बहुत रेयर केसेस में होता है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। पिछले 4 साल की सीवीज को उठा के देखना कि कौन सा सही है कौन सा गलत, बहुत टाइम वेस्टिंग है, बहुत खराब है। और 90% फेलियर के चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि भाई 4 साल में, पिछले साल का तुम्हें अगले दिन का नहीं पता होता, अगले दिन कौन सा कोई बंदा कहाँ चला जाता तुम्हें ये नहीं पता होता, तो बहुत 90% ऑफ टाइम ये चीज फेलियर होती है। तो रियल लाइफ में इसको कभी यूज मत करना। हाँ कभी छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन हो जाते हैं कि हाँ भाई मैंने तुम्हारा, जब स्टार्टअप्स होते हैं, अक्सर स्टार्टअप्स में ये चीजें होती है, पता तुम्हें, अक्सर स्टार्टअप्स में ये चीजें होती है। स्टार्टअप्स क्या करते हैं, अलग अलग लोगों के पास जाते हैं, जब अपनी गुडविल बना रहे होते हैं, जब अपने अपने आप को पब्लिश कर रहे होते हैं या प्रमोट कर रहे होते हैं, तो बहुत सारे नंबर्स आते हैं, फिर उन्हीं नंबर से वो लोग वो करते हैं। इवन अभी भी जस्ट डायल भी इसी कंसेप्ट पे है। जस्ट डायल क्या है भाई, मैंने अपने आप को रजिस्टर कर दिया, ठीक है, वो तुम्हारे पास नंबर आ गया, मुझे हो सकता है 6 महीने पहले की रिक्वायरमेंट हो, वही नंबर वो फिर किसी और को दे देते। ये क्या कैजुअल कॉलर, कैजुअल कॉलर्स को ही ये जस्ट डायल भी एक अच्छा एग्जांपल है कैजुअल कॉलर्स का। वो उसने बिजनेस बना दिया उसका कि भाई आओ हमारे पास, आओ हमारे पास नंबर है, हम आपको वो देंगे, आप अपने नंबर से बात करो। हो सकता है मेरी नीड अभी 6 महीने बाद भी हो, नहीं फुलफिल हुई हो, इट माइट बी पॉसिबल, बट ये ज्यादा पॉसिबल है कि मेरी रिक्वायरमेंट 6 महीने से पहले फुलफिल हो गई हो, अनटिल अनलेस वो बहुत ज्यादा बजट की ना हो, राइट। तो कैजुअल कॉलर अक्सर फेलियर होता है, 90% ऑफ टाइम फेलियर होता है, बट 10% ऑफ टाइम सही भी हो जाता है। ओके, तो कैजुअल कॉलर में क्या होता है, डाटाबेस में जो नंबर होते हैं उनको वापस से कॉल किया जाता है, उन्हें पूछा जाता है दैट आर यू इंटरेस्टेड और नॉट, फलाना ढिमकाना, ये सब चीजें होती है, बस दैट्स इट, ये होता है कैजुअल कॉलर। और कैंपस रिक्रूटमेंट यू ऑल नो, आप सब कॉलेजेस में हो, सब कॉलेज में जाना है, किसी को एसआरसीसी में जाना है, किसी को वहां जाना है, बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं, काम होता है, तुम लोग बात करते हो, वो तुम्हारा इंटरव्यू लेते हैं, फिर वहीं से तुम्हें उठा के लेके चले जाते हैं, फिर तुम्हें किडनैप कर लेते हैं। तो ये होता है कैंपस रिक्रूटमेंट। तो एक बार वापस से हम करते हैं रिवाइज। लास्ट टाइम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जब लोअर बैकग्राउंड के, लेबर बैकग्राउंड के, लेबर क्लास के लोगों को रिक्रूट करते हैं, लेकिन डायरेक्टली विदाउट किसी इंटरमीडिएरी के, किसी मीडिएटर के, डायरेक्टली यूज करते हैं, तब हम उसे बोलते हैं क्या, तब हम उसको बोलते हैं थ्रू अनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट। उसके बाद आता है न्यू एक्सचेंज एम्प्लॉयमेंट, जब गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व होती है ना, जब उसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन्वॉल्व होती है, जब गवर्नमेंट के थ्रू करते हैं। लेकिन जैसे ही वो प्राइवेट के थ्रू करते हैं तो लेबर आ जाता है,
जब इस लेबर को हम मैनेजमेंट स्किल्स भी, मैनेजमेंट की भी वो दे देते हैं, प्लस मैनेजमेंट कर देते हैं इसमें, ठीक है, तो ये प्लेसमेंट एजेंसी में मैनेजमेंट कंसल्टेंट बन जाता है, ठीक है। जब पेज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट हो गया, लेकिन जैसे ये इसकी जगह हम वेबसाइट पे अपनी चीजें डालते हैं तो उसको वेब पब्लिशिंग हो गया। जब हम टीवी पे डालते तो हम टीवी पब्लिशिंग हो गया, एडवर्टीजमेंट और टीवी हो गया। जब न्यूज़पेपर में डालते तो न्यूज़पेपर हो गया, राइट। उसके बाद रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज, भाई एम्प्लॉय के थ्रू ही एम्प्लॉय दूसरा एम्प्लॉय आ गया, एम्प्लॉय के थ्रू ही दूसरा एम्प्लॉय आ गया, ठीक है, उसको बोलते रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज। कैजुअल कॉलर्स, पुराना किसी डाटाबेस में बहुत सारे सीवीज पड़े होते हैं, उसी में से कॉल मिला मिला के देखना, उसको बोलते हैं कैजुअल कॉलर। जैसे जस्ट डायल एक बहुत अच्छा एग्जांपल है उसका। और प्लस कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट क्या है भाई, हम किसी साउथ कैंपस में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये है, वहां पे फॉर्म्स आती हैं, वहां पे बिजनेस कंपनीज आती हैं, तो मैं रिक्रूट करके चली जाती हैं, दैट्स इट। दिस इज एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ये इस तरह के पूल बनाते हैं, बात समझ आ गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें याद करना। याद क्या करना है, डियर लॉ पीसीसी, डियर लॉ पीसीसी। अब ये तो हो गया, अब हम एक करेंगे क्वेश्चन और फिर हम इसको करेंगे एंड। लिखा है, क्या लिखा है जी, लिखा है हाँ, अतुल असिस्टेंट मैनेजर, ये 2019 में आया है, सीबीएसई 2016 में, सॉरी 2016 सीबीएसई क्वेश्चन का है, ठीक है। चलो, अतुल क्या था, अतुल मैनेजर, अतुल असिस्टेंट मैनेजर है, विकास मार्केटिंग मैनेजर, रीना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर ऑफ द मोन्टेक एंटरप्राइज डिसाइड टू लीव द कंपनी। The executive officer company called a human resource manager Lena and requested her to fill up the vacancy before leaving the organization. Okay. Lena suggests that her subordinate Miss Rama Vadva is very competent and trustworthy. Her क्या करा, सजेस्ट करा, किसने, लीना ने। लीना कौन है, एम्प्लॉय ही है, सजेस्ट कर रही है, सजेस्ट रिकमेंड कर रही है, राइट। इफ शी कुड बी मूव इन द हायरार्की शी वुड डू नीडफुल, ठीक है, रिकमेंड कर रही है। दूसरी, प्रमोशन भी हो रहा है यहाँ पे, भाई सबऑर्डिनेट है, कोई बाहर का इंसान नहीं है, यहाँ पे ध्यान से देखो, कंफ्यूज हो गए ना, यहाँ पे सबऑर्डिनेट की बात की गई है, सबऑर्डिनेट फर्म के अंदर ही है। लीना ने कहा कि एक रीमा है जो कि मेरी सबऑर्डिनेट है, ठीक है, रमा है कोई मेरी सबऑर्डिनेट है जो कि अच्छी कॉम्पिटेटिव ट्रस्टवर्दी है, अगर वो हायरार्की में अप आ सकती है तो ये हो सकता है। तो कैन आई से दिस इज अ प्रमोशन, यस सर, दिस इज प्रमोशन, दिस इज रिक्रूटमेंट थ्रू प्रमोशन, ओके। अ चीफ एग्जीक्यूटिव अग्रीड द सेम, ठीक है। मिस रावा वाधवा connected Smith recruiters who advertised for the post of marketing head Montec Enterprises Limited, ठीक है। कनेक्टेड स्मिथ रिक्रूटर्स, कोई दूसरी कंपनी है, कोई दूसरी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, हाँ प्राइवेट कंपनी। दे वर एबल टू रिक्रूट suitable candidate for the company. Atul vacancy was filled up by screening and database of unconsolidated application line in the office. Unsolidated मतलब पुराना प्यार जो आज जाग उठा है वो है अनसॉलिडेटेड, ठीक है। पुराना प्यार जो आज जाग उठा है उसको फिर से फोन करना है और उसको वो करना है। ये उस एक्स की तरह है जिसको तुम्हें कभी याद नहीं आती, लेकिन अचानक तुम्हें आती है तो तुम उसे कॉल मिलाते हो, बोलते तुम कैसे हो, वो बोलते तुम ठीक हो, तुम बोलते ओके बाय, बात खत्म। तो ये वही है। तो अतुल की वैकेंसी कैसे होगी, पुराने डाटाबेस से, मतलब ये तो हो गया कैजुअल कॉलर। अब तुम्हारा होमवर्क है ये जो स्मिथ वाला है, ये तो मैंने तुम्हें बता ही दिया है वैसे। अब तुम्हें इसको बताना है, दो तो मैंने बता दिया, प्रमोशन एंड कैजुअल कॉलर्स। अब तुम्हारा होमवर्क है कि इस वाले का आंसर तुम मुझे दोगे कि किस किस तरीके के रिक्रूटमेंट हुई है, बस। इज इट क्लियर? सो दिस इज एंडिंग द वीडियो, ओके। अपना होमवर्क कर लेना, और होमवर्क तो क्या मतलब कमेंट करके बता देना कि कौन सा वो है, या फिर अपने आप ही कर लेना, कोई जरूरत भी नहीं है कमेंट करने की, तुम्हें आना चाहिए वो काम। दूसरी चीज, इस
चीज की इस पूरे की पीडीएफ चाहिए हो तो हमारी वेबसाइट पे डाल, डिस्क्रिप्शन में लिंक है www.phoenix.co.in। उसमें आप हैव अ स्टडी शॉट पे क्लिक करोगे, एक फॉर्म आएगा, फॉर्म को फिलअप करोगे, 24 घंटे में आपको उस पर्टिकुलर ग्रुप में ऐड कर दिया जाके, जो बिजनेस स्टडीज है उसमें पूरे इसके विद एनोटेशन मतलब ये जो लिखा हुआ है सब उसके साथ आपके पास होगा, और विदाउट एनोटेशन भी आपके पास होगा। तो ये चीज तुम कर सकते हो। वहां पे आपको अपना नंबर डालना पड़ेगा, उसको हम आपके ग्रुप में ऐड कर लेंगे। वो टेलीग्राम ग्रुप है और टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर सकते हो। ठीक है, चलो टेक केयर एंड हैप्पी न्यू ईयर अगेन। और अपनी लाइफ को बढ़िया तरीके से करो, और प्लीज पेपरों को वो मत करो कि भाई पेपर नहीं होंगे, लाइफ के लिए पढ़ो। बी लाइफ ओरिएंटेड नॉट करियर ओरिएंटेड ओनली। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर। I'm Ketan Srivastava, signing off.